बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट में। फ्रेंड्स, आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में मात्र 3 दिनों का समय शेष है, इसलिए आपके लिए रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। मैं यहां आपके लिए इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं प्राचीन भारत के इतिहास से, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों की लगातार कमेंट आ रही थी कि सर मुझे हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन करवा दीजिए, ठीक है, ताकि उसका भी रिवीजन हो जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है सिंधु, झेलम, रावी, सोहना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोहना से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानी मानव, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, का आविर्भाव जो है इस धरती पर कब हुआ था, आगमन कब हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैं 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, आप इसका आंसर कर लेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोलेडियो हवा, मेहरगढ़, कालीबंगा या देवपारा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेहरगढ़ से। कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वह मेहरगढ़ से मिला है। अगला है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग शुरू किया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा का प्रयोग शुरू किया था। अगला कि भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, आईडी शानी, रॉबर्ट ब्रूसफुट या रिजले। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा आंसर आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूँ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है। जो प्राचीनतम सिक्के होते थे साहित्य में उनको कटसापन कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोले गए हैं। जैसे भारत की स्वतंत्रता मिली भारत को 1927 में, उसके बाद से सबसे अधिक जो है हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं। तो वह गुजरात में खोजा गया, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला कि सिंधु घाटी सप्ताह के किस स्थान पर बृहद स्नानागार के अवशेष मिले हैं। देखिए, स्नानागार जो मिला है, सबसे बड़ा स्नानागार मिला है जो मोहनजोदाड़ो में मिला है। कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। और मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, लाशों का ढेर भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि सिंधु घाटी सप्ताह काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी। देखिए, इस काल में जब सिंधु घाटी सप्ताह की काल चल रही थी तो उसमें सबसे जो प्रचलित लिपि थी वह भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि सिंधु घाटी सप्ताह के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, चावल का जो साक्ष्य मिला है सबसे प्रथम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल में। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अगला कि मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको 5 सेकंड के टाइम देता हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूं ऑप्शन नंबर सी, मेलाहा में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति में आग से पकी हुई ईंटों को, मिट्टी को क्या कहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने 4, थोड़ा सा टाइम मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने आंसर कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि टेराकोटा कहते थे। क्या? टेराकोटा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है। ठीक है, पूर्ण रूप से किलेबंदी का प्रमाण जो मिला है वो कहाँ मिला है? वह कालीबंगा में मिला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। तो भारतवर्ष का उल्लेख जो मिलता है वो किसमें मिलता है? अष्टाध्यायी में। ठीक है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक, आपको कमेंट करके बताना है, मैंने यह क्वेश्चन करा दिया है। अगला कि किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। तो जो मौर्य वंश के संबंध में सबसे अधिक जानकारी प्राप्त होती है वह किस पुराण में होती है। तो वह विष्णु पुराण में होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था। तो जो ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह होते थे उनको रत्नगण कहते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि राजा को सलाह देने वाली जो संस्था होती थी क्या कहलाती थी। तो मैं यहाँ पर आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभा और समिति। राजा को सलाह देने वाली जो संस्था होती थी उसको सभा और समिति कहलाती थी। ठीक है, क्या कहलाती थी? सभा और समिति। अगला है कि ऋग्वैदिक काल में पशु चयन योग भूमि को क्या कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो पशुओं को चराने के लिए जो योग भूमि होती थी उसको क्या करते थे? उसको कहा जाता था खिल बोलते थे। क्या बोलते थे? खिल कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो 10 राज युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है। और बात करें ऋग्वेद के 9वें मंडल में खिल का उल्लेख किया गया है। ठीक है,
चलिए अगला इसका आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा सातवें मंडल में, ठीक है। चलिए अगला है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिखाया गया है, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख कहाँ से मिला है सबसे पहले। तो उत्तर वैदिक काल में बात करें लोहे के साक्ष्य की, तो यह मिला है सबसे पहले अंतरजिखेरा से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है कि किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि शुद्ध पिटक में। अगला कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि राजगीर में दिया था। अब आपको बताना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर थे, और 23वें आपको बताना है 23वें कौन थे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम जैन संहिता का जो आयोजन हुआ था वह कलाशोक के काल में हुआ था, अजातशत्रु के काल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संहिता की बात है तो वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला कि किस बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में बट गया। यानी बात करें जब चतुर्थ बौद्ध संगति हो रही थी उसके बाद होने के बाद जो है बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान, यानी दोनों भागों में, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद। अगला कि लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है। तो बात करें लिंगायत की तो यह जो है शैव संप्रदाय का अंग माना जाता है। अगला कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कलहन ने किया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्व क्षत्रात्मक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महापद मंदन को कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। राइट आंसर की बात करें अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि मौर्य समाज के राजा जिन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में पंजाब से यूनानियों और गंगा के मैदान से नंदों को हटा दिया था, कौन थे। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपने चार ऑप्शन में से देख लिया होगा, इसका आंसर भी कर दिया होगा। तो मैं इसका राइट आंसर कर देता हूँ ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ठीक है। अगला है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का राजा कौन था आपको बताना था शासक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घानानंद था। अगला कि किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। वह कौन सा उल्लेख है जिसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज जो आया था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि अशोक के अभिलेख जो है किन लिपियों में उत्कीर्ण है, सभी उत्कीर्ण है। तो ऑप्शन है ब्राह्मणी, अरामाइक या खरोष्टी या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था। तीर्थ, मंत्रिमंडल, विषयक या संस्था। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तीर्थ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। कलिंग युद्ध 270 ईस्वी में लड़ाई के बाद, ठीक है, 261 ईस्वी में लड़ाई के बाद उसके बाद क्या हुआ था, अशोक ने किस बौद्ध धर्म से शिक्षा ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपगुप्त से, ठीक है। कब से, किससे, उपगुप्त से। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10वें वर्ष में, ठीक है। शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है कि मौर्य शासन काल के दौरान भू राजस्व की दर निर्धारित थी, कितना, यानी वहाँ पे भू राजस्व दर दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1/6 भाग। अगला प्रश्न है कि राजकीय टकसाल के अधिकारियों को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लक्ष्याध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। अगला कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रुद्रदामन में करवाया था। अगला कि गंधार और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कनिष्क के काल में सबसे अधिक यहाँ पे हुआ था। अगला कि दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक कौन था। मछली, मंडप, धनुष, तलवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धनुष। दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक जो था धनुष था। अगला कि प्राचीन काले वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। कार्यकाल को, विजयालय को, राजेंद्र प्रथम को या कुलोत्तुंग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्यकाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस पांड्य शासन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेडुजेलियन को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी। कावेरीपट्टनम,
कपाटपुरम, मदुरै या तंजौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मदुरै हो जाएगा। अगला है कि चीनी लेखक फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो जो चीनी यात्री था फहियान, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला है कि किस गुप्त शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पाएंगे 48 नंबर की, इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की है। फहियान ने, जगनिक ने, हरिसेन ने, अमर सिंह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरिसेन ने किया है। अगला कि हुनों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने के श्रेय के लिए किस गुप्त शासन को जाना जाता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्कंदगुप्त को जाना जाता है। अगला कि सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्यभट्ट ने किया है सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना। अगला कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला गुप्त काल से निर्मित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खजुराहो का मंदिर जो है स्थापत्य कला से निर्मित नहीं है। अगला कि गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एरन अभिलेख में। किसमें, एरन अभिलेख में मिलता है सती प्रथा का उल्लेख। अगला कि हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कनौज पर अधिकार किया था। पुष्यमित्र शुंग, नरसिंह वर्मन द्वितीय, शशांक या उपेंद्र राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शशांक को हरा के कनौज पर अधिकार किया था हर्षवर्धन ने। अगला कि कश्मीर के मार्कंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जैनुल आबादीन ने, ललितादित्य मुक्तापिंड ने, अशोक ने या रानी दिद्दा ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ललितादित्य मुक्तापिंड ने। आज का लास्ट प्रश्न है कि महाबलीपुरम स्थित एकाशम मंदिर का निर्माण किसने कराया था। सिंह विष्णु ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, महेंद्र वर्धन प्रथम ने या नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने। यानी महाबलीपुरम के स्थित एकाशम मंदिर का निर्माण किसने कराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो फ्रेंड्स ये था आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 को प्रश्न जो कि आपको मैंने करा दिया है। वीडियो कैसा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF पढ़ना चाहते हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।